नमस्कार दोस्तों, SGD टीचिंग में आपका स्वागत है। तो जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनमें सामान्य विज्ञान का जो पोर्शन है आजकल बढ़ता ही जा रहा है। कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, जैसे यूपी पुलिस की परीक्षा ले लें, रेलवे में तो आता ही आता है विज्ञान सबसे ज़्यादा, और जितनी भी SSC की परीक्षाएँ ले लें उनमें 4-5 नंबर के जो प्रश्न हैं वो सामान्य विज्ञान से मिल जाते हैं। तो ये एक नई श्रेणी महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों की श्रृंखला हम शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें हम प्रतिदिन 10 प्रश्न कराया करेंगे सामान्य विज्ञान के जो विभिन्न एग्जामों में आए हुए हैं, और मैं कुछ अपनी ओर से भी नया ट्राई करूंगा जो भी महत्वपूर्ण होंगे, और इनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा भी अपनी ओर से देने की कोशिश करूंगा। ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। ये सभी जितनी भी प्रतियोगी परीक्षा होती हैं उनके लिए बहुत ही लाभकारी श्रृंखला चलेगी, डेली चलेगी, महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों की श्रृंखला। जैसे पहला प्रश्न है, जो कार्बन डेटिंग विधि होती है वो किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है। देखो पहला प्रश्न का हम पूरी डिटेल में यहाँ पर पढ़ेंगे। जो कार्बन डेटिंग विधि होती है यह जीवाश्मों को फॉसिल बोलते हैं कि जो आयु होती है उसका निर्धारण करती है। जो कार्बन डेटिंग विधि है उनसे जीवाश्मों की जो आयु होती है, जो एज होती है, वो पता चलती है कि जीवाश्म कितने साल पुराना है और इसे कितने वर्ष हो गए। अब ये जीवाश्म क्या है? जो भी जीव जंतु या पादप यानी प्लांट, जब बहुत पुराने सालों पहले, बहुत वर्षों पहले कोई भी जीव जंतु या पादप कोई होता होगा जो आज नहीं मिलता है, जो आज भी मिलते हैं और पहले भी थे, उनके जो अस्म होते हैं, अस्म मतलब छाप छोड़ दें, वो एक छाप छोड़ दें, या इनके जो सॉफ्ट पार्ट होंगे वो तो मिलेंगे नहीं, जैसे कोई हड्डी है वो मिल जाए, वो दो पत्थरों के बीच, दो चट्टानों के बीच आपस में रखी मिल जाए या छपी मिल जाए, उसको हम क्या कहते हैं? जीवाश्म कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? जीवाश्मों का अध्ययन विज्ञान की एक शाखा द्वारा किया जाता है। जीवाश्मों के अध्ययन को पेलेंटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेलेंटोलॉजी कहा जाता है, जिसमें हम किसका अध्ययन करते हैं? जीवाश्मों को। तो प्रश्न एक है, हमें आंसर कितने मिल गए? कई सारे। जैसे जीवाश्मों की आयु का निर्धारण करने के लिए जीवाश्म कहते किसे हैं? जिसमें जीव जंतु प्लांट के अस्म या छाप या हड्डी चट्टानों के बीच में मिल जाए, उसे हम क्या कहेंगे? बहुत साल पुराने हो, उसे जीवाश्म कहेंगे। और जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पेलेंटोलॉजी। एक आता है जीवाश्म ईंधन। एक शब्द क्या आता है? जीवाश्म ईंधन, जो होते हैं फॉसिल्स फ्यूल। अब ये फॉसिल्स फ्यूल क्या होते हैं? 60 से 65 करोड़ वर्ष पूर्व कोई जीव जंतु या प्लांट बहुत उच्च दाब पर और उच्च ताप पर, उच्च दाब यानी हाई प्रेशर पर और उच्च ताप यानी हाई टेम्परेचर पर अगर वो दब जाए तो उनसे क्या बन जाता है? जो ईंधन प्राप्त होता है उसे हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जीवाश्म ईंधन के उदाहरण जैसे पेट्रोल है, डीजल है, CNG है, ये सब क्या है? जीवाश्म ईंधन है। अच्छा, जीवाश्म के कैसे समझेंगे? जैसे डायनासोर जो अब नहीं पाए जाते, पहले पाए जाते थे चट्टानों के बीच में या कहीं भी, उनके क्या मिले हैं? अवशेष मिले हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? जीवाश्म कहते हैं। भारत में एक जीवाश्म म्यूजियम भी है, जीवाश्म म्यूजियम, डायनासोर म्यूजियम ये है गुजरात में महिसागर जिले में। और एक गांव है जहां पर डायनासोर के 10,000 अंडे तक मिले हैं, जो है रायोना गांव। तो इससे हमें एक और चीज मिली कि जीवाश्म क्या है? एक डायनासोर है। डायनासोर का एक म्यूजियम भी है भारत में। कहाँ है? गुजरात में है, महिसागर जिले में। और ये रायोना गांव में मिले हैं। ये रायोना गांव में ही म्यूजियम है, क्योंकि यहाँ पर 10,000 से ज्यादा अंडे मिले हैं। किसके? डायनासोर के। जो साक्ष्य मिले हैं अंडों के, वो डायनासोर के रायोना गांव में मिले। दूसरा प्रश्न हमारा, शरीर में रक्त बैंक अंग किसको कहते हैं? तो पहले हम इसे मिटा लें, तो हम दूसरे प्रश्न को देखेंगे। शरीर में रक्त बैंक अंग किसे कहते हैं, यानी ब्लड बैंक अंग शरीर में क्या होता है? तो दूसरे प्रश्न को ऐसे ही पढ़ेंगे जैसे पहला पढ़ा था। तो जो रक्त बैंक जो अंग है वो है प्लीहा यानी स्प्लीन। अब ये
क्या होती है स्प्लीन, कहाँ होती है स्प्लीन। देखो स्प्लीन का जो स्ट्रक्चर है, जो पोजीशन है, वो मैं आपको एक इसी वीडियो में एक डायग्राम जो चित्र है उसका मैं डाल दूंगा, उसे आप यहाँ पर देख सकते हैं स्प्लीन का चित्र। तो स्प्लीन जो है ये क्या करती है, जो हमारी आरबीसी होती है, जब कोई जीव या जंतु आराम कर रहा होता है तो उस समय जो हमारी आरबीसी होती हैं वो इस स्प्लीन में चली जाती हैं, क्योंकि आराम कर रहा है तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट क्या है, कम है। जब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम है तो आरबीसी की रिक्वायरमेंट कम है। जब आरबीसी की रिक्वायरमेंट कम है तो आरबीसी आराम करने कहाँ चली जाती हैं, स्प्लीन में चली जाती हैं। लेकिन जब जीव जैसे ही क्रियाशील हो जाता है तो यहाँ से जो आरबीसी हैं ये दोबारा क्रियाशील हो जाती हैं और ऑक्सीजन को कैरी करना शुरू कर देती हैं। लेकिन जो स्प्लीन होता है, अगर इसकी पोजीशन में बात करें तो जो हमारा अग्नाशय होता है, यानी जो हमारा स्टोमक होता है, जो हमारा पेट है लेफ्ट साइड में, उसकी जो पसलियाँ हैं उनके लास्ट पसली के और पेट के जस्ट बीच में या पेट के जस्ट साइड में उपस्थित होती है जो हमारी स्प्लीन है, ठीक है। तो जो रक्त बैंक का काम कौन करती है, स्प्लीन करती है। क्यों करती है, क्योंकि इसमें आरबीसी इकट्ठी हो जाती है। कब हो जाती है, जब जीव क्या कर रहा होता है, आराम कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही क्रियाशील हो जाता है तो जो ऑक्सीजन है वो दोबारा वो वहाँ से आरबीसी इकट्ठा लेना शुरू हो जाती है। तो आइए अब हम तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मछली के हृदय में प्रकोष्ठों की संख्या ज्ञात की। देखो जितने भी, पहले तो इस प्रश्न का आंसर दे दें। मछली के हृदय में 2 प्रकोष्ठ होते हैं। कितने होते हैं, 2 प्रकोष्ठ होते हैं। चलो अब आगे देखते हैं 2 प्रकोष्ठ कौन कौन से होते हैं। एक होता है अलिंद और एक होता है निलय, जिसे वेंट्रिकल बोलते हैं और इसे आर्ट्रिया बोलते हैं, ठीक। आर्ट्रिया, तो एक आर्ट्रिया और एक वेंट्रिकल, ऊपर वाला अलिंद नीचे वाला निलय। तो अब हम देखें जितने भी हम जीवों की बात करें, कशेरुकीय जीवों की, कशेरुकी मतलब जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। तो पहला ले मछली, उसके बाद ले उभयचर, उसके बाद ले सरीसृप, उसके बाद ले पक्षी और उसके बाद ले स्तनधारी, उसके बाद ले स्तनधारी। तो जो मछलियां हैं इनका हृदय कितने होता है, 2 प्रकोष्ठीय। कहीं से ही प्रश्न बन सकता है, हो सकता है मछली से क्योंकि पूछ ले सरीसृप का हृदय कितने प्रकोष्ठ होता है, पक्षी का कितने को होता है, स्तनधारी का कितने को होता है। तो मछली का होता है 2 प्रकोष्ठीय। उभयचर और सरीसृप का कितने का होता है, 3 प्रकोष्ठीय। 3 प्रकोष्ठ का मतलब 2 प्रकोष्ठ का मतलब 1 अलिंद 1 निलय। 3 प्रकोष्ठ का मतलब 2 अलिंद और 1 निलय। और जितने पक्षी और उभयचर हैं, बर्ड्स और मैमल्स हैं, इनका जो हर्ट होता है वो होता है 4 प्रकोष्ठीय, यानी 2 अलिंद, यानी जो हम में जितने हम स्तनधारी हैं अलिंद और 2 निलय। हम ये स्तनधारी है। मनुष्य भी पूछ सकता है मनुष्य का हृदय कितने प्रकोष्ठीय होता है, तो कितने प्रकोष्ठीय होता है, 4 प्रकोष्ठीय। और पूछे तो 2 अलिंद और 2 निलय होते हैं हर्ट में, ठीक। अब इसी के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लें। अलिंद कहाँ होते हैं, निलय। जैसे कि मनुष्य के हृदय की बात करें तो ऐसे 4 प्रकोष्ठ होते हैं। तो ऊपर वालों को बोलते हैं अलिंद, ये भी अलिंद है, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, निलय, ठीक है। अब हम 2 चीज़ों की और बात कर लेते हैं जो हमारी नसों को, रक्त को ले जाती हैं। जो नसें होती हैं वो 2 तरह की होती हैं, एक होती है धमनी और एक होती हैं सिरा, यानी आर्टरीज और वेन्स। आर्टरीज में जाता है धमनी और सिरा। धमनी में बहता है शुद्ध रुधिर, ये पूछ सकता है प्रश्न, शुद्ध रुधिर कहाँ बहता है, धमनियों में बहता है। और सिराओं में बहता है अशुद्ध रुधिर, अशुद्ध। अब अशुद्ध क्या ऐसे बाहर फेंक दे शरीर से। अशुद्ध का मतलब ये है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है, और शुद्ध का मतलब ये है कि इसमें ऑक्सीजन मिल रही है। यानी ऑक्सीजन वाले रुधिर को शुद्ध रुधिर बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वाले रुधिर को अशुद्ध रुधिर बोलते हैं। तो जो धमनी होती है वो शुद्ध रुधिर का परिवहन करती है, जो सिराएं होती हैं वो अशुद्ध रुधिर का परिवहन करती हैं। लेकिन इसका एक अपवाद भी पूछ सकता है प्रश्न में, एक है पल्मोनरी धमनी, ये ले जाती है अशुद्ध रुधिर। बाद बाकी सभी धमनियां शुद्ध रुधिर, लेकिन जो पल्मोनरी धमनी है ये अशुद्ध रुधिर। और जो पल्मोनरी सिरा ये ले जाती है शुद्ध रुधिर। कैसा, शुद्ध रुधिर। शुद्ध का मतलब ऑक्सीजन वाला और ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला,
ठीक, तो यहाँ तक इस प्रश्न के बारे में हमने पूरा डीपली पढ़ लिया कि मछली का हृदय कितने प्रकोष्ठ का होता है। मछली के बाद में उभयचर होगा। उभयचर मतलब जो जल और थल दोनों में, सरीसृप मतलब जो रेंग कर चलते हैं, पक्षी जो उड़ते हैं, स्तनधारी मतलब जो उनकी दुग्ध ग्रंथियाँ होती हैं, शरीर पर बाल होते हैं। लेकिन इसमें एक और एक्सेप्शन है, जो क्रोकोडाइल है, जो मगरमच्छ। ये क्या है, एक सरीसृप है, रेंग कर चलता है, लेकिन इसका जो हृदय वो जो हृदय है, हृदय वो 4 चैम्बर का होता है, 4 प्रकोष्ठ का होता है। जो मगरमच्छ है उसका हृदय कितने का होता है, 4 प्रकोष्ठ का। पक्षी और स्तनधारियों की तरह भले ये क्या है, सरीसृप जरूर, लेकिन हृदय का हृदय 4 प्रकोष्ठीय होता है, 2 अलिंद और 2 निलय। ये अपवाद है। ये प्रश्न पूछ सकता है कि मगरमच्छ का हृदय कितने प्रकोष्ठीय होता है। तो आगे पढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। तो अब चौथा प्रश्न है हमारा, मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय मतलब हानिकारक, जिनकी जरूरत नहीं है, पदार्थों का पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करता है। तो ये क्या कार्य करता है, हमारा वृक्क यानी किडनी। जो हमारी किडनी है, जो उदर गुहा में यानी एब्डोमन कैविटी में उपस्थित है, उदर गुहा में उपस्थित है, ये किसका काम करती है, रक्त को छानने का कार्य करती है और इससे हानिकारक पदार्थों को अलग कर देती है और शुद्ध पदार्थों को दोबारा रक्त में जाने देती है। अगर किडनी की बात करें तो इसका आकार, इसकी जो लंबाई है वो होती है 10 से 12 सेंटीमीटर, इसकी जो चौड़ाई है वो होती है 5 से 7 सेंटीमीटर, इसकी जो मोटाई है वो होती है 2 से 3 सेंटीमीटर। इसका वजन पूछ ले तो होता है 120 से 170 ग्राम। अब ये काम कैसे करती है, देखो किडनी सेम के आकार की होती है, सेम के बीज के आकार की। अब देखो हमारा ये जो वृक्क जो छानने का काम करती है उसे बोलते हैं उत्सर्जन। उत्सर्जन, ये उत्सर्जी अंग, ऐसे उत्सर्जी अंग क्या है, तो ये उत्सर्जी अंग है। अब देखो कहाँ उपस्थित होती है, कैसे कैसे। ये हमारी किडनी यानी वृक्क, ये हमारी मूत्रवाहिनी, यूरेटर बोलते हैं, यूरेटर। ये हमारा मूत्राशय, जिसे ब्लैडर बोलते हैं, और ये हमारा मूत्र यानी यूरेथ्रा जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक उत्सर्जी तंत्र का मैंने पूरा डायग्राम बना दिया है वृक्क के बारे में। अब अगला प्रश्न देखते हैं। गिरगिट की त्वचा में रक्त नहीं, रंग बदलने का कारण क्या है। तो देखो जो गिरगिट होता है कैमेलियन, इसकी त्वचा में मेलेनोफोर नामक पिगमेंट पाया जाता है। नामक क्या पाया जाता है, पिगमेंट। ये मेलेनोफोर क्या करता है कि ताप और इसके व्यवहार जो कैमेलियन है इसके व्यवहार के अनुसार, ये जो गिरगिट है इसके व्यवहार के अनुसार इसका क्या कर देता है, रंग बदल देता है। अब ये जो कैमेलियन है इसकी एक और ताकत है, ये रंग इसलिए बदलती है कि बायोलॉजी में एक टर्म आती है कैमोफ्लेज। अब ये कैमोफ्लेज क्या है, कैमोफ्लेज ये है कि जैसा वातावरण है उस वातावरण जैसा ही ढल जाना। जैसे कि मान लो इसे सांप से डर है, ठीक है, और ये पीपल के पत्ते पर है, पीपल के पत्ते पर, और पीपल के पत्ते का रंग कैसा है, हरा। तो सांप को तो ये अलग से दिख जाएगी, तो ये अपने आप को कैसे कलर का बना लेगी, हरे कलर का बना लेगी, जिससे ये सांप को ना दिखे और इससे अपना भी क्या कर ले, बचाव कर ले। तो इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, कैमोफ्लेज बोलते हैं। तो ये प्रकृति ने सभी जीवों को दिया है कोई ना कोई। तो ये मेलेनोफोर जो पिगमेंट है ये गिरगिट में होता है, ये इसलिए होता है ताकि वो अपनी त्वचा का क्या कर ले, रंग बदलता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको ये सीरीज पसंद आई होगी। जो अगले 5 प्रश्न है वो मैं कल अपलोड करूँगा, तो इस सीरीज को भी आगे बढ़ाएं, सभी देख सकते हैं, नॉलेजेबल है और आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी। तो लाइक करें, शेयर करें, सभी तक शेयर करें, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है और इसमें से क्वेश्चन बढ़ेगा क्योंकि धीरे धीरे मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगा। धन्यवाद।